बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ज़ा एक बार फिर बारूद की बू से आशना है, जहां दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर महज सिक्योरिटी चैलेंज नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फ़िक्री यलगार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फितना अल हिंदुस्तान हो या फितना अल खवारिज, ये दोनों महज नाम नहीं बल्कि वो साए हैं जो रियासत की जड़ों को खोखला करने के दर पे हैं। इन फितनों का मकसद खौफ फैलाना, रियासती रिट को चैलेंज करना और अवाम के एतमाद में दरार डालना है। मगर इसी शोर, इसी गर्द और इसी धुएं के बीच पाक फौज एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी नजर आती है, जो हर हमले के बाद पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, पहले से ज्यादा चौकस और पहले से ज्यादा पुरज़्म दिखाई देती है। यह हकीकत अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं कि पाकिस्तान की फौज महज एक अस्करी इदारा नहीं बल्कि कौमी बका की अलामत है। जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, साइबर वॉरफेयर और हाइब्रिड थ्रेट्स के खिलाफ हिकमत अमली में पाक फौज ने वो महारत हासिल की है जो खित्ते में कम ही देखने को मिलती है। ड्रोन, सेटेलाइट निगरानी, डिजिटल डाटा और जदीद जंगी नजरियात को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की चालों को बेनकाब करना एक मुसलसल अमल बन चुका है। मगर जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, ये जहनों, मईशतों और बयानियों में भी जारी रहती है। इसी तनाजुर में अगर पाकिस्तान के इर्द गिर्द के खित्ते पर नजर डाली जाए तो नक्शा मजीद पेचीदा दिखाई देता है। ईरान एक तरफ शदीद मुआशी दबाव का शिकार है, महंगाई, पाबंदियां और अंदरूनी बेचैनी उसके आसाब पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंग के दहाने पर खड़ा वो मुल्क खित्ते में किसी भी लम्हे अदम तवाजुन पैदा कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता की आग की तपिश सरहदों की कैद नहीं मानती और इसके शोले अगर भड़के तो इसकी आंच पाकिस्तान तक पहुंचना बईद अज़ क़यास नहीं। अफगानिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल, भारत की हाइब्रिड वॉरफेयर, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और मगरबी सरहदों पर मुसलसल दबाव एक ऐसे दायरे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं जिसमें पाकिस्तान को बैक वक्त कई महाजों पर चौकन्ना रहना पड़ता है। यह सिर्फ बंदूक और बारूद की जंग नहीं बल्कि सिफारतकारी, मईशत, मीडिया और साइबर स्पेस में जारी एक खामोश मार्का है, जहां एक गलत कदम कई महाज खोल सकता है। ऐसे में खित्ते में कोई भी लर्जिश पाकिस्तान के लिए मामूली नहीं रहती। पाक फौज की अजमत का पहलू यह भी है कि वो इन तमाम खतरात के बीच ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुतहर्रिक भी है। जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना, दुश्मन के बयानिए को उसके अपने अल्फाज में शिकस्त देना और मैदान जंग से पहले जहनी जंग जीतना बस्करी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। मगर सवाल यह नहीं कि हम कहां खड़े हैं, असल सवाल यह है कि दुश्मन कहां तक पहुंच चुका है और हम उससे कितने कदम आगे हैं। वक्त का तकाजा अब दिफाई बरतरी से आगे बढ़कर स्ट्रेटेजिक सबकत का है। दुश्मन से एक कदम आगे होना काफी नहीं, इस दौर में 10 कदम आगे सोचना, देखना और तैयारी करना नागुज़ीर हो चुका है। मसनूई जहानत, स्पेस टेक्नोलॉजी, डाटा वॉरफेयर और मुआशी सलामती अब इतने ही अहम हैं जितने सरहदों की हिफाजत। अगर जंग के उसूल बदल चुके हैं तो बका के रास्ते भी नए सिरे से मुतय्यन करना होंगे। इन्हीं 2 दिनों, इन्हीं हफ्तों की खबरों पर निगाह डालें तो साफ दिखाई देता है कि दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इत्तेहाद टूट रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, जंगे सरहदों से निकलकर मईशतों में उतर रही हैं और बयानिए हथियार बन चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिक्स महज आलमी खबरों का मजमुआ नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है, जहां हर फैसला, हर खामोशी और हर कदम आने वाले कल की समत मुतय्यन करता है। यही वो लम्हा है जहां ताकत, तदब्बर और दूरअंदेशी को एक लड़ी में परोना होगा, क्योंकि तारीख कमजोर लम्हों को नहीं, मजबूत फैसलों को याद रखती है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मेजर जनरल जाहिद महमूद ने, तज्जियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज, दिफाई तज्जियाकार। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है, भारत इसके पीछे है, चाहे फितना अल खवारिज TTP हो, चाहे दाइश हो या चाहे बलोचिस्तान में जो फितना अल हिंदुस्तान BLA ने किया। इस सब के अंदर ये वाजे हो चुका है कि इन दहशतगर्दों की सपोर्ट कई गुना बढ़ाई गई है। इस सब में पाकिस्तान को अब क्या करने की जरूरत है कि ये जो एक दहशतगर्दी का इफरीत जिसे बड़ी मुश्किल से हमने शिकस्त दी, ये दोबारा से पनप ना सके। इशाद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ब्रिगेडियर हारिस साहब को मेरा बहुत सलाम।
देखिए, थैंक यू। पाकिस्तान का जो इस वक्त सिचुएशन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो जियो पॉलिटिक्स है इस रीजन की, और खास तौर पे जो नई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, जो चीज हुई 21 के विड्रॉल के बाद और जिस तरीके का वहां पे सेटअप बना, वो मुकम्मल तौर पे जुड़ चुका है जो इकोनॉमी है टेररिज्म की उसके साथ। तो उनके लिए अफगानिस्तान की स्टेट को, अफगानिस्तान के लोगों के लिए फंक्शन करना इज नॉट द प्रायोरिटी, बट अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स है तालिबान के, और उनके ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्लियर कि यूज करेंगे हम शरीयत के नाम को, मिस यूज रादर करेंगे, या और हम अपनी इकोनॉमिक्स जो है टेररिज्म से रिलेटेड उसको तकवीयत देंगे, यानी कि वॉर इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये तो सिचुएशन है वेस्ट पे। दूसरी तरफ आप इंडिया को देखते हैं कि वहां पे हिंदुत्व की एप्लीकेशन हुई हुई है। हिंदुत्व अखंड भारत का, ग्रेटर इंडिया का एक कॉन्सेप्ट लेके निकले हुए हैं कि वो पूरे इस रीजन को एक हिंदुत्व के ताबे लाना चाहते हैं, और अपनी जो डिजाइन है एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, उनको अचीव करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ उनको जब कन्वेंशनल एप्लीकेशन में एक ही हर्डल है आपके सामने, दैट इज पाकिस्तान। अब वॉर ऑन टेररिज्म और नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज के साथ साथ जब मिडल में जाके उन्होंने कन्वेंशनल एप्लीकेशन की कि इसको जी वो कहते हैं कूडा ग्रेस करते हैं कि एक डिफीट देते हैं पाकिस्तान को, तो वो उल्टा पड़ गया जी। तो कन्वेंशनल में जब उल्टा पड़ा है तो अगेन वो वापस आए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के यूज पे, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ये सर्ज आया है। तो ये तो है वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। फिर अनफॉर्चुनेटली पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल है अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका विदाउट पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव अचीव किए बगैर वहां $7.1 बिलियन का वेपनरी छोड़ के चला गया है। चाइना मेन कंपिटेटर है, वो इस रीजन में है, उसको स्कटल करने के लिए, पाकिस्तान को वीक करने के लिए, पाकिस्तान की पॉलिसी कैप्चुलेशन के लिए, ये कश्मीर को भूल जाए, अपने पानियों को भूल जाए, अपने न्यूक्लियर को भूल जाए, ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए वो ये सारी एफर्ट कर रहा है, और टेररिज्म को उसने सहारा लिया। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट बात है हम आगे चल के कर सकते हैं कि क्या पॉलिसी पाकिस्तान को अपनानी चाहिए, या क्या हमें फ्यूचर में करना चाहिए। तो ये तो वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जिसकी बिल्कुल वजह से टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। एग्जैक्टली पॉइंट टेकन। ब्रिगेड साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो निगरानी टीम है उसने भी कह दिया है कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द गिरोह हैं उनकी मौजूदगी ख़ित्ते के लिए ख़तरा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान तो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान तो पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रहा है कि भाई वो एक मुल्क है जहाँ से टेररिज्म जो एक सर्ज आ रही है उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम तर ममालिक जो है वो उसकी लपेट में आएंगे। आग जो है वो नहीं देखती कि वो कहाँ तक रुकेगी। लेकिन इस सबके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि अब पाकिस्तान को इस सिनेरियो में क्या करना होगा। देखिए, बात एक ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जी जिसमें 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में हैं और उनको अफगान तालिबान की खुल्लम खुल्ला सपोर्ट हासिल है, वेपन एम्यूनिशन अमेरिकन छोड़ के गए हैं, वो उनके हाथ लगा हुआ है। एवरी वीक $30 मिलियन अमेरिकन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। दैट आल्सो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन का काम रिपोर्ट इशू करना तो खाली नहीं है ना। As long as Pakistan is confronting these organizations or we are draining our resources, so that doesn't solve the problem. United Nations should not keep quiet. This is the job वो उस वक्त करेंगे जब ये यूरोप यूनिट में जाएगी, अमेरिका में जाएगी, then they will start acting it. This is the point. United Nations has to issue instructions to Americans, European unions, and other countries, those who were responsible कि जो आपने chaos और confusion किया, फिर आपने haste विड्रॉल किया है, इसके लिए फाइंड अ सोल्यूशन। आप तो बड़े आराम से चले गए हैं। द होल पाकिस्तान आर्मी इज फेसिंग द फ्रंट, और भी एंड इस खित्ते में बड़ी सख्त टेररिज्म हो रही। फिर इंडिया को आपने खुला छोड़ दिया। दे आर यूजिंग द प्रॉक्सी बिकॉज जो मार के हक में बिनान मरसूस में उसको शिकस्त फाश हुई है, मुंह काला हो गया, उसको दुनिया में हजीबत उठानी पड़ी है, वो अपना बदला लेने के लिए इन प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दैट द वर्ल्ड हैज सम रिस्पांसिबिलिटी। हु हैज टू डू इट? It is United Nations, then Americans, and then European Union, because इनकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, और अब जाते हुए सारा कुछ छोड़ के ये इनके हाथ में लग जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान रिमेन ट्रबलसम, और उसकी वजह से ना बलूचिस्तान में अमन हो, ना हमारा सीपैक बने, ना हम इकोनॉमिक तरक्की करें। दैट इज द मेन इशू। बिकॉज देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री। वन, our geostrategic location is very good. हमारी फौज बहुत लड़ाका और प्रोफेशनल है। अगर सीपैक बना लें हम
और इकोनॉमिक तरक्की कर लें तो हम अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे और IMF वर्ल्ड बैंक से निकलेंगे। कुछ मुल्कों को ये पसंद नहीं है, दैट इज द इशू। इसलिए हमें इस वक्त हमारा स्टेचर हो गया बहुत हाई। जी। हमने मार के हक में देखा, अमेरिकन अब पाकिस्तान से बड़ा सॉफ्ट टोन रखते हैं। फील्ड मार्शल रियासत मुनीर को वो बहुत सुनते हैं, लाइक करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। मिडिल ईस्ट में बड़ी वैल्यू है, मिडिल पावर्स का पाकिस्तान लीडर बन गया है, रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है। सो वी हैव टू नाउ अगेन पुश वेरी स्ट्रांगली। आई विश कि एक हम पहले तो सारे एम्बेसडर्स को बुलाएं इस्लामाबाद में, दुनिया के सारे बैठे हैं, वी मस्ट ब्रीफ देम व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग, और इंडिया क्या कुछ कर रहा है और इससे हमारी क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। ये करने के बाद देन वी शुड टॉक टू अमेरिकन कि जी आप ये कुछ करके गए हैं, या तो उनको फाइनेंशियल एड देनी बंद करें, या आप पाकिस्तान को मिलिटरीली इतना सपोर्ट करें कि आप हमें APC दें, नाइट फाइटिंग केपेबल हेलीकॉप्टर दे दें, नाइट फाइटिंग गॉगल दें, मैचिंग वेपन एवरीथिंग, सो वी सॉर्ट देम आउट। लेकिन ये तो तमाशा नहीं देखेंगे पाकिस्तान को आप फंसा के बड़े मजे चलेंगे। एग्जैक्टली। एंड वी आर हैविंग द प्रॉब्लम। तो दीज आर द इश्यूज। हमें इस वक्त हमारी बात दुनिया सुनती है, हमें इसको बहुत स्ट्रांगली प्रोएक्टिव होकर हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि इस चुंगल से मुश्किल वक्त से हम निकल सकें। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान ने, इससे पहले भी हमने देखा कि हमें अफगानिस्तान में जो इनके हाइड आउट्स हैं उन्हें निशाना बनाना पड़ा। उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान ने जितना रिस्ट्रेंट दिखाया है, ये किसी भी और मुल्क के लिए इतना रिस्ट्रेंट दिखाना शायद पॉसिबल ना होता। फिर भी वी गेव डिप्लोमेसी अ चांस। हमने देखा कि हमने दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर इस्तांबुल में हुए, लेकिन इस सब के अंदर जो अफगानिस्तान से एक टेररिज्म का सर्ज है वो रुक नहीं पा रहा। हमने बॉर्डर बंद किया लेकिन उसके बावजूद, और अभी भी वहाँ पर वो खुल्लम खुल्ला दंदनाते फिरते हैं। कभी फितनाल हिंदुस्तान जो है उसके लोगों को वहाँ पर सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, TTP को, IMP को, नेम इट, बहुत से मुतअद्दिद ऐसे ग्रुप्स हैं। इस सब के अंदर अब क्या पाकिस्तान को कोई सख्त स्टेप लेने की ज़रूरत है? यानी अब वही बात है कि रिलक्टेंस या फिर रिजॉल्व, दो ऑप्शंस हैं। रिलेक्टेंस से तो आपको और मार पड़ेगी जी, और वो एम्बोल्डन होंगे, और पाकिस्तान का कोई मूड नहीं है रिलेक्टेंस वाला। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं ऐसी बात तजिया नहीं कर रहा हूँ कि कोई रिलेक्टेंस नहीं है। पाकिस्तान जब देखेगा कि उसके रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, और जब इंश्योर करेगा और अश्योर्ड होगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे बैठे हुए हैं या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान has decided to go to any length। अगर रेजिस्टेंस रिलक्टेंस दिखानी होती ना शहाब, तो फिर कतर वाले को फॉर्म में जब, या तुर्किया में जब बातचीत हो रही थी, तो उसको किसी न किसी हाफ बॉइल्ड फॉर्म में आप उनको एक्सेप्ट कर लेते उन बातचीत को कि जी हम ट्रस्ट करते हैं, मौका दे रहे हैं, ये खुद ही कर लेंगे, इन्होंने प्रॉमिस किया है, लिख के तो नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी आप हमें रिटर्न देंगे गारंटीज, और वी वुड लव टू सी थिंग्स हैपनिंग ऑन ग्राउंड। पाकिस्तान विल गो टू एनी लेंथ, ये याद रखिएगा जी। अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भी सफर कर रहे हैं इस रजीम के हाथ में। उनकी जरूरत क्या है? शाहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो समझते हैं कि पीस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ तालिबान। अगर पीस हो गया तो वो पावर में नहीं रह सकते। दे विल हैव टू बी आंसरेबल टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। उनको ऑल इंक्लूसिव हुकूमत या कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस करना पड़ेगा ना। आप ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते। इसलिए ना वो आइन को बहाल होने दे रहे हैं। वो एक जो आइन उन्होंने शरीयत को बदनाम करने के लिए, मुझे तो दुख इस्लामिक ममालिक का ये हो रहा है कि इस इस्लाम को बदनाम करने में ये सबसे आगे निकले हुए हैं, उसको यूज कर रहे हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी। एंड देन पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज इनके हाथों पे सफर कर रही है। तो इसलिए तो इनको फितरा अल खवारिज कहा गया जी, और ये फितरा है, और ये फितरे को फितरा सपोर्ट करता है। ये जो फ्रिक्शन है, इसी के अंदर इनकी वॉर इकोनॉमी चलती है, इसी में इनका इलीगल स्पेक्ट्रम चलता है। तालिबान का चाहे मिलिटेंट कमांडर हो या मुल्ला हो,
दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो इलीगल ट्रेड जी। है, जो नार्को मनी है, उसके साथ है। डॉलर इज द ऑर्डर ऑफ द डे फॉर देम। यही इनकी शरीयत है। इनकी शरीयत इज डॉलर्स। कहां से आए? रशिया वार में अमेरिका से आए डॉलर्स, यही इनकी शरीयत है। अमेरिकन जब आए हुए हैं तो जो 2700-2800 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे फिर रहे हैं और डॉलर्स लगाई जा रहे हैं, वो डॉलर्स इनको सूट करते हैं। आप इंडिया से आ रहे हैं, वो भी बिस्मिल्लाह, सब हलाल है। और उसके बाद इलीगल इकोनॉमी, तो ये दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे, यही उनकी शरीयत है। उनको पीस सूट ही नहीं करता, बट पाकिस्तान विल गो टू एनी लेंथ टू सिक्योर पाकिस्तान और स्टेबिलिटी अपने पाकिस्तान में लाने। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन। इस वक्त एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि अजित डोवल से हम जितना मर्जी इख्तलाफ करें, उसकी एक बात शायद अब माननी पड़ेगी। उसने आज से कुछ अर्सा पहले तालिबानी रजीम के हवाले से ये बात कही थी कि ये मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं और हमारे पास पैसा बहुत है। और अब जो भारत के दौरे हैं, जो इनके सो कॉल्ड एक फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके दौरे, और उसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें चल रही हैं, सो अब अगर ये भारत की एक प्रॉक्सी बन गए हैं और भारत के हाथों में खेल रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो BLA के नाम नेहाद जो नज़रियात हैं, प्रगति साहब आपकी जानिब आऊँगा, BLA के नाम नेहाद नज़रियात और इनकी जो एक नाम नेहाद आइडियोलॉजी है, वैसे वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, लेकिन चूंकि इन पपेट्स का जो पपेट ईयर है वो एक ही है, तो ये एक साथ इकट्ठे इनकी आपस में कोऑपरेशन भी है, कोलैबोरेशन भी है अगेंस्ट पाकिस्तान। ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है कि लुटेरे की ये भत्ताखोर है। आप मुझे बताइए कि क्या वहां पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है? वहां पर एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है। कंधारी ग्रुप और काबुल ग्रुप, दो ग्रुप बने हुए हैं, उनमें अब रस्साकशी हो रही है और अनकरीब देखेंगे कि आपस में लड़ेंगे भी। बात यह है कि ये आए थे सिर्फ करने, इलेक्शन कराने के लिए। हमने ये देखना है। देखें, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली है कि हम अफगान अवाम को कोई तकलीफ ना हो। अफगानिस्तान से हमारे पुराने रवाबत हैं, बट दे डोंट बॉदर अबाउट इट। ये जब अफगान तालिबान है और इनका चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि देखें, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर इंडिया एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके, स्टेज ड्रामा करके, नंबर एक विदाउट इन्वेस्टिगेशन और वो करके, ये अगर हमारे पर अटैक कर सकता है, एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर लेता है, आप मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान का अपना राइट नहीं है कि हम इनको सॉर्ट आउट करें? इवन देन वी वांट कि ये इनको समझ आ जाए अफगान तालिबान को। अदरवाइज पाकिस्तान को चाहिए कि अब हमने, आई एम श्योर कि हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने तमाम टारगेट एक्विजिशन किए होंगे कि कहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स हैं, कहाँ दाइश के कमांडर हैं, वेयर आर द ये ख्वारजी और ये फितुल हिंदुस्तान और अफगान तालिबान, कहाँ ये इनके टारगेट, ये कमांडर्स हैं। बिकॉज वी कैन यूज ऑल मिलिट्री मीन्स। मिलिट्री मीन्स हमारे पास ड्रोन भी हैं, हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक भी हैं, एंड वी आर केपेबल। हमने पहले करके भी दिखा दिया। गुलबहादुर के लोगों को हमने 60-70 लोगों को मारा भी, वो बाद उनके सफेद झंडे खड़े हो गए। अब तो इन्हें ह्यूमन शीट के तौर पर सिविल इलाके में छुपे हुए जाके ताकि मार ना सके, लेकिन लिमिट है। नाउ वी आर हार्ड स्टेट, हमने अनाउंस किया तो वी हैव टू एक्ट। हमें आप मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को बता दें, अमेरिकन जिनको हमने बताना है बता दें, देन वी हैव टू गो फॉर इट। अभी भी पीछे उन्होंने रोका कि जितने रुक जाए, हम ये रोकते हैं, ये करते हैं, बट दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। दे, यही इनको लैंग्वेज चाहिए हार्ड स्टेट की। इसलिए आप, मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि आई एम श्योर कि हमारी मिलिट्री फील्ड मार्शल यासिर मनीर डेलिब्रेशन कर रहे होंगे, दे मस्ट हैव वर्कड ऑल इवेंचुअलिटीज की होंगी, लेकिन अल्टीमेट इज कि ये नहीं समझेंगे इनके, जब तक हम इनको वहां पर जाके क्रॉस द बॉर्डर नहीं मारेंगे, ये अब इनको समझ नहीं आने वाली बात। 216 लोग आने मीन समथिंग, और वो सारी हमारे सिक्योरिटी फोर्स सारे मार दिए। जाहिर है इनके वहां सहूलतकार है बलूचिस्तान में, एग्जैक्टली रात गुजारी है, वहां पर इनको प्रोटेक्शन मिली है, खाना खिलाया, रिकॉनेसेंस की है। अब ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सारे उनके पीछे लगे होंगे पकड़ने के लिए कि उनको पकड़ें, जो इनकी आईज एंड ईयर्स हैं। वी नीड टू वर्क इट आउट नाउ। लेकिन मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि अमेरिकन से भी खुल के बात करनी चाहिए कि व्हाट डू यू वांट कि हम इसी से ड्रेन आउट होते हैं, रिसोर्सेज हमारे ड्रेन आउट, और इकोनॉमिकली वी हैव लॉस्ट। हमारे सिविलियन 70-80 हजार सिविल फौजी शहीद हुए हैं। व्हाट हैव वी गेन्ड? मोर टेररिज्म, मोर प्रॉब्लम्स, बिकॉज नोबडी वांट्स कि हम सीपैक बनाएं। इवन कुछ हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हम ये सीपैक बना लें, बिकॉज बिजनेस फर्क पड़ जाता है। लेकिन आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट के आगे कोई चीज नहीं है, सो हमें, मेरे ख्याल में इसके ऊपर विल हैव टू टेक सर्टेन वेरी एक्सक्लूसिव डिसीजन। एग्जैक्टली। मेजल साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त एक चीज़ है, और जारी बात है कि हम जब भी इंटरेक्ट भी करते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, एक गवर्नेंस गैप्स भी हैं,
और गवर्नेंस गैप्स को शायद हमारे फौजी जो हैं ये कहना दुरुस्त होगा कि वो अपने खून से भर रहे हैं, लेकिन इसमें जो टेरर क्राइम नेक्सस है उस पर भी बात हो जाती है। बट जब ऑपरेशंस की बात आती है, जब कार्रवाइयों की बात आती है, तो फिर वो कंट्रोवर्शियल कर दिए जाते हैं। अलबत्ता एक नेशनल एक्शन प्लान है, एक रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान आया, सबका इत्तफाक राय था उस पर। तो इसमें डू यू थिंक कि एक और डायलॉग की ज़रूरत है ताकि कंसेंसस हो जाए, और वो जो एक नेशनल नैरेटिव की ज़रूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी को शिकस्त देना सिर्फ उसके लिए काइनेटिक एक्शंस की तो ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ अफवाज की नहीं है बल्कि सियासतदानों की, हमारी बतौर मीडिया, हमारी सबकी है। देखिए साहब, एक ट्रायंगल होता है जी, ट्रायंगल है 3 स्पेसेस का। एक है मिलिट्री स्पेस जो काइनेटिक के थ्रू आपने कवर करनी है जी, एंड विच इज नॉट मोर देन 30-40%। फिर एक है पॉलिटिकल स्पेस जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपना रोल अदा करना है, ओनरशिप देनी है वॉर को और एग्जीक्यूट करना है वॉर को। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस तरह की वॉर चलानी। और तीसरी है सोशल स्पेसेस, जो सोशो इकोनॉमिक स्पेसेस। ये तीनों का जो ट्रायंगल है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड। आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं टू क्रिएट सर्टेन कंडीशंस, वो आपको टाइम देगी आपकी पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिकल गैप्स हैं या जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन कह लें या जो डिस्पेंसेशन के इश्यूज हैं अगर मुल्क में, तो आपने उसको कवर करना है ताकि एक लेजिटिमेट पीपल्स रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट रन करे और ओन करे इस वॉर को। और जब वो पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो साथ ही उन्होंने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। बलोचिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूं कि बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा के ये जो जब फाटा के जो एक्स फाटा का जो रीजन है, जिसके मैं बड़े खिलाफ था कि बहुत अर्ली ये कर रहे हैं इसकी इंटीग्रेशन जो है, अभी तक वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, उसको तैयार हो। बट एनीवेज टाइम हैज पास्ड, अभी तो हमें वी कांट वीप ऑन द स्पिल्ड मिल्क व्हाटएवर। तो इसको इन सोशल इकोनॉमिक को एवरी सिटीजन इन बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा हैज टू बी टच्ड एंड फेल्ट। वो स्टेट उसको टच करे और उस सिटीजन को फील हो कि स्टेट इज टचिंग हिम। अच्छा, जिनकी सोशो इकोनॉमिक वेलबींग करनी है, जिनकी पॉलिटिक्स ठीक करनी है, उनको आप लुक आफ्टर करें। और जिनको लॉ एंड ऑर्डर के नीचे लाना है, जैसे स्पोर्टर एबेटर्स की बात हो रही है, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे, ब्रिगेडियर आरएस, कि उन स्पोर्टर एबेटर्स को भी आपने सॉर्ट आउट करना है जिन्होंने उनको ये किया वो किया, तो उनको लॉफेयर के नीचे लाए। आपकी अदालतों की जो वीकनेसेस है आपने दूर करनी है। नेशनल एक्शन प्लान एग्जैक्टली वो हम रोज वही कहानी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम अगर ये चीजें नहीं करेंगे तो जो क्लियर एंड होल्ड जो मिलिट्री का काम है वो तो कर देते हैं, लेकिन जो बिल्ड एंड ट्रांसफर का जो प्रोसेस है मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद वो रह जाता है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज एफर्ट जो हमने करनी है। अभी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चले जाते हैं, हारिस नवाज साहब वजीर दाखिला रहे हैं सिंध के, ये बेहतर बता सकेंगे। यहाँ तो डाकुओं के एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है, डाकुओं को जो सीपैक की लाइनों पे इन पे हमले करते हैं उनको पनिशमेंट देने से झिझकते हैं जी कि हमारी लाइफ सेफ नहीं है, विटनेस प्रोटेक्शन के इश्यूज है। तो आपका क्या ख्याल है कि जेट ब्लैक टेररिस्ट को कौन सजाएं देगा? तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए तो हम उसको पॉलिटिकल डिबेट में ले जाते हैं। स्कटलर्स बहुत है यहाँ पे। तो ये जो तीनों स्पेसेस जो ट्रायंगल मैंने बताया है, इसको इफेक्टिवली इन प्लेस करके हमने इसको आगे लेकर जाना। एग्जैक्टली इसी पे मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊँगा, आपके रिमार्क्स ज़रूर लूँगा कि इसमें कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो जो एक गवर्नेंस गैप्स हैं ये एक बहुत बड़ा इशू तो है। देखिए, बात ये कि 14 पॉइंट जो अभी फाइनल हुए हैं नेशनल एक्शन प्लान के, वी शुड आस्क द गवर्नमेंट, आपने वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? व्हाट इज द रीजन व्हेन वी आर लूजिंग सो मच सिविलियंस, सो मच मैन पावर, इकोनॉमिक लॉस, एंड व्हाई इट इज नॉट बीइंग डन? जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए? इट वाज डिसाइडेड कि जब दोस्तों महीने साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने थे कि हम इस दौरान में जो एंटी टेररिस्ट कोस्ट है उनको फॉल करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको बेशक कंटोनमेंट में ले जाएंगे, लोगों के नाम चाहिए रास्ते में रखेंगे और स्पीडी ट्रायल करेंगे। व्हाई वी हैवंट डन इट? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और अगर ये इतने हालात खराब हुए हुए हैं, व्हाई कांट वी हैव स्टिल थ्रू ये ऑल पार्टी या आप अमेंडमेंट करके कि हम मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं बना सकते हैं? मिलिट्री कोर्ट्स बनने ही से ही आधे लोगों की जान निकल जाएगी। दे नो कि 1 साल 1 महीने में 1.5 महीने में कोर्ट का ट्रायल हो जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, बट पीपल सॉर्ट इट आउट जो कि इन्वॉल्व है इसके अंदर। व्हाई कांट वी डू इट नेशनल लेवल के ऊपर? जब हम इतनी शहादतें दे रहे हैं, इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है?
क्या आपने ये मदरसा रिफॉर्म क्यों नहीं किए? 32,000 मदरसे हैं, 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड ही नहीं है। इमेजिन उनको कहाँ से फंडिंग आ रही है, कौन से डंडे पे चल रहे हैं, ट्रू। किस मसलक से चल रहे हैं, क्या उनकी तालीम वहां पर, क्या तालीम, क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है? डू वी हैव रिकॉर्ड? नो। व्हाई कांट वी हैव इट? सो देखिए, ये प्रैक्टिकल चीजें जो हमें करनी चाहिए, इसके लिए आई थिंक वी ऑल हैव टू सिट डाउन और वर्क फाइनलाइज इसको। ये मीटिंग एपीसी करने हो चुकी है ना, इसको आप इम्प्लीमेंट करें। Why do you want to have every time? Now we have to decide and immediately act. That is what it's needed. पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, आपका भी और ब्रिगेडियर हारिस साहब आपका भी। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, दुनिया एक बार फिर गैर यकीनी मुआशी दौराहे पर खड़ी दिखाई देती है। 2007 से 2009 तक आने वाले आलमी मालियाती बहरान ने जिस तरह पूरी दुनिया की मईशतों को हिलाकर रख दिया था, अब मुआशी माहिरीन एक मरतबा फिर उसी नौयत के खदशात का इजहार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई पूरी दुनिया एक नए आलमी मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है, या ये महज अंदेशे और क़यास आराइयाँ हैं। मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आलमी सतह पर महंगाई, बुलंद शरह सूद, कमज़ोर तिजारती सरगर्मियाँ और जोग्राफियाई सियासी कशीदगियाँ ऐसे अवामिल हैं जो आलमी मईशत पर दबाव डाल रहे हैं। कई बड़े ममालिक में ग्रोथ सुस्त हो चुकी है, जबकि कर्ज़ों का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। इन्हीं हालात के बायस ये तासुर मजबूत हो रहा है कि दुनिया एक बार फिर किसी बड़े मुआशी झटके के करीब पहुँच सकती है। इस बहस के साथ एक और मवाजना भी किया जा रहा है। 2000 से 2001 के दौरान इंटरनेट कंपनियों में बेतहाशा सरमायाकारी के बाद .com बबल फटा था, जिसके नतीजे में आलमी मंडियों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब उसी तरह के खदशात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के हवाले से सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में AI में खरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, मगर मुआशी माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि आया इस सरमायाकारी के नताइज फौरी तौर पर सामने आ सकेंगे या नहीं। नाक़िदीन के मुताबिक अगर आमदन और पैदावारी फ़वाइद तवक्कुआत के मुताबिक ना आए तो ये सरमायाकारी भी एक नए बबल की शक्ल इख्तियार कर सकती है। जहां एक तरफ आलमी मईशत दबाव में है, वहीं पाकिस्तान की मईशत भी मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई देती है। अगरचे सरकारी रिपोर्ट्स और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे बाज़ इशारियों में बेहतरी की बात करते हैं, मगर आम आदमी की जिंदगी में इस बेहतरी के आसार नजर नहीं आते। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम क्यों नहीं हो पा रहा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 73% शहरी आबादी यानी अर्बनाइजेशन एक अहम अंसर है जो मईशत पर बराह रास्त असर डाल रहा है। तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी रोजगार, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी सहूलियात पर दबाव बढ़ा रही है। अगर शहरी तौसीह के साथ सनती तरक्की और रोजगार के मौके पैदा ना हो तो इसका नतीजा बेरोजगारी, गैर रस्मी मईशत और महंगाई की सूरत में निकलता है, जो मजमूई मुआशी इस्तेहकाम को मुतासर करता है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में मईशत के बेहतर होने के दावे ज्यादातर आदादो शुमार तक महदूद है। ज़र मुबादला के ज़खायर, करंट अकाउंट या माली खसारे में बेहतरी अपनी जगह, मगर जब तक आम शहरी की आमदन, खरीदारी की ताकत और रोजगार के मौके में इजाफा नहीं होता, तब तक मईशत की बेहतरी ज़मीनी सतह पर महसूस नहीं की जा सकती। तवानाई के महंगे निर्ख, टैक्स का महदूद दायरा, सनती सुस्त रवि और पॉलिसियों में अदम तसलसल वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से मस्बत रिपोर्ट्स के बावजूद मईशत आम आदमी के लिए बेहतर नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दुनिया एक नए आलमी मुआशी बहरान के दहाने पर खड़ी है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान जैसे कमजोर मुआशी ढांचे वाले मुमालिक इस बहरान के असरात से कैसे निमट सकेंगे, या एक बार फिर सबसे ज्यादा बोझ आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर मईशत खान नजीब साहब ने। खाकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, मैं बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, वो टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब वो IMF की इंगेजमेंट में होती हैं।
राइट। इसका मतलब यह है कि पहले 12 से 18 माह में एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिसको आसान लफ्जों में लोगों के लिए इस तरह समझिए कि कीमतें बढ़ रही हैं पर उस शरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह पीछे 24-29%, 12% बढ़ी थी। इस साल कभी उम्मीद ये है कि 5 से 7% कीमतें बढ़ेंगी। बैरूनी खसारा जो डिमांड को कम करके जब आपने 22% रेट किया और इंपोर्ट को कर्ब करने की कोशिश की, इकोनॉमी को स्लो करने की कोशिश की, यानी कि ग्रोथ रेट को पिछले अगर आप सालों में देखें तो 2.5-3% पे लाए, इस साल भी 3.5-4% पे रहने की उम्मीद है। आपने अपना बैरूनी खसारा संभाला और एक हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन, यानी कि आपने इस वक्त जो हाई मैन्युफैक्चरिंग है उस पे तकरीबन 54% टैक्स, जो इस वक्त हाई इनकम अर्नर है उस पे 38.15% टैक्स आपने इसी तरह जो इस वक्त 16 में भी आज किया, ये फिजिकल को ही सपोर्ट करने के लिए आप कर रहे हैं कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। सो आपने एक हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन के साथ ये कोशिश की कि आपका मालियाती खसारा जो है वो जो 7% पे रन कर रहा था वो 5% के अंदर आ जाए और आपका प्राइमरी, जिसका मतलब है डेट पेमेंट को निकाल दीजिए तो एक सरप्लस सा दिखाई दे। बट इस सब कुछ करने के लिए आपने जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, या अगर आप पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म मैक्रो इंडिकेटर्स हैं जिनका मतलब ये है कि क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13.8% पे दिहाइयों की लोएस्ट है, जो 40% से ज्यादा आपकी एफडीआई पहले जो 6 माह का डेटा हमारे सामने है वो कम है लास्ट ईयर से। इसी तरह पाकिस्तान का सेविंग्स रेट 12 से 14% के दरमियान है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन की ग्रोथ 2.5% से ज्यादा है। पाकिस्तान का जो कंजम्पशन हाउस होल्ड है वो 94% कंज्यूम कर लेते हैं अपनी जो उनके पास इनकम है। ये जो लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स हैं वो आज भी वही स्टोरी बताते हैं कि एक लो प्रोडक्टिविटी, लो कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोर्ट्स, एक लो जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस बिकॉज वो इरोड हुई है, और अभी भी एग्रीकल्चर में $10 अरब की इंपोर्ट करते हैं और $6-7 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर आप लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स देखें पाकिस्तान इकोनॉमी के, वो अभी भी एनर्जी सेक्टर की एक कमजोरी है। कमजोरी इस तरह से देख लीजिए कि 400 अरब तो आपने बजट किया हुआ है कि आपका जो खसारा है वो बढ़ेगा और आप उसको मैच करेंगे फिजिकलाइज यानी कि बजट पर लेकर। 375 अरब रुपया आप एक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में दे देंगे, जिसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान के 10 डिस्कोज हैं उनके टैरिफ को इक्वलाइज करने के लिए पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को ठीक करने का ये एक कभी मौका है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि इंटरनेशनल टेल में आपके साथ हैं। पहले बहुत ज्यादा थी, 19% का आपका टैरिफ था, भारत 50% पे था। जीएसपी प्लस का आपका एडवांटेज था, 12% फॉर एग्जांपल इस वक्त इंडिया पे टैरिफ है, 7-8 माह में ये भी चला जाएगा। आपने इसको अब सवाए इसके कि एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बनाई जाए और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस अगर आप अगले 1 से 2 साल में करना चाहते हैं तो ये जो $10 अरब की इंपोर्ट है एग्रीकल्चर की, इसको तोड़ दीजिए। मैं इससे बेहतर मशवरा नहीं दे सकता। इसको तोड़ देंगे आप, कुछ और ना करें मुल्क में। मैं डोंट डू एनीथिंग एल्स। मैन्युफैक्चरिंग इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होगी, मैं समझता हूं। ये एक लोकल चीज है जिसको डोमेस्टिकली हैंडल करना है। दूसरी बात आपको ये करनी है कि आईएमएफ अब बजट से पहले आपसे निगोशिएट करने अगली ट्रांश आएगा। यू रियली नीड टू सिट डाउन, और मैंने एक पर्चा लिखा है, उसका एक खाका मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा भी है, जिसका मतलब यह है कि हाउ डू यू रिकॉन्फ़िगर एन आईएमएफ एंगेजमेंट। जब तक जो 11 सामने से लोग आते हैं जो अपने एरिया के पीएचडी भी हैं, कई ममालिक में काम कर चुके हैं और अपने एरिया को, चाहे वो मालियाती हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो एनर्जी हो, इन सब को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और बहुत से मुल्कों में इसको देखते हैं। आप उनके सामने जब तक एंड आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस होल हार्टेडली, बिकॉज पाकिस्तान ने सिर्फ 2013-16 का प्रोग्राम लॉन्ग टर्म कंप्लीट किया है, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने पाकिस्तान में वो उस कोर टीम में वो एंकर किया है वो प्रोग्राम, एंड आई हैड टू बिल्ड अ वेरी वेरी सब्सटैंटिव
team of 5 to 6 people in every area which had to support us to get, जिसको कहेंगे ना कि उस उस प्रोग्राम को उस फ्रेमवर्क में चलाना जो पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिशियल हो, पर साथ साथ हम उस प्रोग्राम की कंप्लीशन पे भी जा सके। ये मेरा नंबर 2 एडवाइस है। नंबर पहली एग्रीकल्चर की $10 अरब है, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये है कि पूरे टैक्स पॉलिसी को इस नजरिए से ना देखें कि हमने टैक्स टू जीडीपी क्या करना है। दैट्स द रॉन्ग वे टू लुक एट इट। द राइट वे टू लुक एट इट कि ग्रोथ एनहांसिंग टैक्सेशन जो है वो क्या होती है, और उसको अगर इस नजरिए से देखेंगे तो आप नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स को टैक्स की मद में लाएंगे और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उन पे टैक्स की मद को कम करेंगे। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो पाकिस्तान को आप अगले 2 से 3 साल में इस भंवर से निकाल लेंगे ऑन अ परमानेंट बेसिस। और चौथी चीज मैं हमेशा कहता हूं कि एनर्जी को एज अ स्ट्रक्चरल इशू देखिए। इसमें पॉलिसी साजी के बहुत सवेयर इश्यूज हैं, इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के इश्यूज हैं, और तीसरा इशू इसमें ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज करना है। जब तक ये नहीं करेंगे, और ये एक लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल मंसूबा है, पर जो पहली 2-3 चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं वो अपनी जगह कायम है। और मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि जो अदारे आपको चलाने हैं विद ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनलाइज करके, वो जरूर कीजिए, वरना उसी रविश में रहेंगे कि एक आउटसोर्स्ड थिंकिंग मॉडल पे, जिसमें हम आज भी रिलाई करते हैं कि कोई बाहर से आकर शायद हमारी ग्रोथ पॉलिसी या स्ट्रैटेजी लिख देगा। ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। जो भी ममालिक जिन्होंने तरक्की की है, चाहे इंडिया की मिसाल ले लीजिए, मनमोहन 10-15 एक इकोनॉमिस्ट की टीम लेकर आए थे, 21 फिलीपींस के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने उसकी तरक्की में आगे बढ़े। जनरल पार्क अपने इकोनॉमिक पॉलिसी बोर्ड पे कंप्लीटली रिलाई करते थे इस चीज को आगे बढ़ाने में। आई मीन आई कैन टॉक ऑफ ऑल दिस। इसी तरह सब सहारन अफ्रीका चले जाएं, मैं कभी कभी ये भी मिसाल देता हूं कि मुझे कभी ये दुख होता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, वो हम अपनी जो इस वक्त पर कैपिटा इनकम है उससे भी कमजोर हैं कंपेयर जब मैं सब सहारन अफ्रीका को देखता हूँ। जब मैंने अपनी पीएचडी लिखी आज से कई दहाइयों पहले, तो मैं सब सहारन अफ्रीका को बहुत स्टडी करता था विज़ पाकिस्तान। तो मैं यही उस वक्त भी कहता था कि our HDI is weaker even compared to what it should be given our capita income. पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिर मईशत खाका साहब मौजूद थे। यही दुआ है कि पाकिस्तान की मईशत संभले भी, और ये मईशत जब संभले तो ये सिर्फ आदादो शुमार में, सरकारी रिपोर्ट्स में नहीं, बल्कि आम आवाम की ज़िंदगी में भी इसके जौहर जो हैं वो हम देख पाएँ। मखदूम साहब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।